तो बेटा हम लोग कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड हमारे पास ये कोई भी थ्री डायमेंशनल स्पेस है। तो इसमें कोई भी पॉइंट है पी जो कि सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी या एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये ए चला होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बी, और फिर ऊपर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में सी लेंथ चलने के बाद यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो ये एंगल अल्फा होता है, ये वाला एंगल बीटा होता है यहाँ पे, और इसी वेक्टर का यहाँ पर जो एंगल है ये गामा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा को हम बोल देते हैं स्मॉल एल, जो कि यहाँ पे ए अपॉन आर हो जाएगा अगर ये पूरी लेंथ ओपी की जो है वो स्मॉल आर के इक्वल है। तो एम की वैल्यू आएगी कॉस बीटा बी अपॉन आर, और एन की वैल्यू आएगी कॉस गामा, जो हम लोगों ने वेक्टर में भी पढ़ा था ये चीज। ठीक है, वहाँ पे बस एक्स वाई जेड में हमने देख लिया था, ये डिफरेंस है, लेकिन है वही चीज। यहाँ पे भी तुम्हें आर की वैल्यू जो मिलेगी वो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगी। तो जिससे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, जब देखोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, एंड ये वैल्यू हो जाएगी ए बाई आर होल स्क्वायर बी बाई आर होल स्क्वायर प्लस सी बाई आर होल स्क्वायर, जिससे कि ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूला से अगर हम देखें तो ये आर स्क्वायर ही लिखा है अपॉन आर स्क्वायर, कट जाएंगे वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल एम एन जो है वो दिक कोसाइंस होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन होती हैं, और जो इनके ऊपर के वैल्यूज ले लिए जाते हैं ए बी सी, अगर इनका हम रेशियो ले लें एल अनुपात एम अनुपात एन, तो ये आ जाएगा ए बाई आर बी बाई आर सी बाई आर, लेकिन आर से सब जगह आर आर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो यहाँ पर एल अनुपात एम अनुपात एन की वैल्यू जो आएगी वो ए बी सी के अनुपात में आ जाएगी, तो इसी को हम बोल देते हैं दिक अनुपात। ये जो ए बी सी होते हैं वो दिक अनुपात होते हैं, और दिक कोसाइंस यहाँ पर एल एम एन होती हैं। दोनों में बस डिफरेंस ये रहता है कि एल एम यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं रहेगी। ठीक है, ये दिक कोज्याएं हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है, डी सीज डायरेक्शन कोसाइंस, और ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज में जब स्क्वायर करके जोड़ते हो तो 1 नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस में हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो रहेगा वो 1 रहेगा, बट उनका अनुपात बराबर रहता है। ठीक है, एल एम एन का जो अनुपात होगा वही ए बी सी का अनुपात होगा, मतलब सरलतम रूप में जब हम एल एम एन को लिख देते हैं तो वही अनुपात जो आता है उसको हम दिक अनुपात बोल देते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी पॉइंट है पी 1,2,3, तो ये हो गया हमारा ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो दिक अनुपात जो बनेगा डी डी रेशियो बनेगा जो, ठीक है, वो तो सीधे सीधे ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि 1,2,3, बस यही हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन जब डायरेक्शन कोसाइन की बात होगी तो हमें एल एम एन तीनों निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए आर निकालना पड़ेगा पहले, और आर का मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 14, और अंडर रूट 14 से ए बी सी में हम भाग दे देंगे। तो एल की वैल्यू आएगी ए बाई आर, मतलब 1/√14, एम की वैल्यू आएगी बी बाई आर, मतलब 2/√14। ठीक है, और सी की वैल्यू आएगी सी बट सॉरी यहाँ पे एन आना चाहिए, एन की वैल्यू जो आएगी वो सी/r मीन्स
3/√14। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। और अगर इनको तुम l² + m² + n² करके देखोगे तो हमेशा 1 ही आएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। यही एल, एम और एन की वैल्यूज लिखी हुई हैं, a/r, b/r, c/r। रेखा की दिक् कोसाइन में संबंध। अब यहाँ पर देखो, जब पहले हमने वेक्टर में पढ़ा था तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब डायरेक्शन कोसाइन का यूज यहाँ पर 3D में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक जगह पे तुम्हें डायरेक्शन के लिए दिक् कोसाइंस या डायरेक्शन कोसाइंस का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये जो अभी मैंने बताया वही यहाँ पर इन्होंने प्रूव किया है। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लिए अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, दो पॉइंट से जाती हुई रेखा के लिए, तो उसका ये जो भी इन्होंने समझाया उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है Px1, y1, z1। सपोज एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है x2, y2, z2। तो पी क्यू वेक्टर अगर हम निकाल रहे होते तो पी क्यू वेक्टर कितना आता? ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, ये होता। मतलब क्यू का निर्देशांक माइनस पी का निर्देशांक, ऐसा समझ लो इसको। तो क्यू का निर्देशांक हो गया x2, y2, उसमें से माइनस हो जाएगा x1, y1, z1। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। मतलब हम पहले वाले में पहला वाला एलिमेंट, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा माइनस करेंगे। तो इस तरीके से एक वेक्टर मिल जाता है पी क्यू वेक्टर। ये पी क्यू वेक्टर है। ठीक है, और पी क्यू वेक्टर की जो लेंथ है, जिसकी जो लंबाई है पी से क्यू तक की, वही यहाँ पे निकालना होता है। तो वो आ जाता है R बराबर मॉड पी क्यू। पी क्यू का परिमाण, पी क्यू का परिमाण हमें मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 - x1, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेसिकली वही बन जाता है यहाँ पे, y2 - y1 होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है तो तीन टर्म यहाँ पर बनेंगे। अगर 2D तक होता तो सिर्फ यहाँ तक होता था, x और y के टर्म, z वाला नहीं होता था वहां पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल स्पेस है तो तीन टर्म्स आएंगे। r की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, इस फॉर्मूला से। अब यहाँ पे जब हम L की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा x2 - x1, पहला जो कोऑर्डिनेट है x2 - x1, और अपॉन में r, ये वाली वैल्यू जो हम निकाल चुके होंगे पहले, यही हमारा cos अल्फा बन जाएगा। m की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो y2 - y1, ये आएगा y2 - y1, y2 - y1 और अपॉन में r, मतलब cos ये बीटा बन जाएगा। और n की वैल्यू निकालेंगे तो z2 - z1 अपॉन r इक्वल टू ये cos गामा हो गया। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन सेगमेंट कह सकते हो, या रेखाखंड कह सकते हो, या पूरी लाइन कह सकते हो। इस पूरी लाइन में कोई भी दो पॉइंट अगर हमें पता है तो हम उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात, अनुपात की अगर हम बात करें तो अनुपात हमें जो मिलेंगे वो यही होंगे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। बस इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, दिक् अनुपात लिखते हुए कॉमा लगा देते हैं बस। ठीक है, तो ये दिक् अनुपात हो गया और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये इस तरीके से हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। उसके बाद ये वही जो मैं अभी बता रहा था वही है।
और फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। कह रहा है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2, -1, -2 है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा सवाल है। पहले तो हम इसमें ये देख लेंगे कि इनके स्क्वायर्स का सम क्या है। 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 + 1 + 4, अंडर रूट लेना है पूरे में, यानी कि 3 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3। तो हम बस उसी 3 से ही सभी में भाग दे देंगे। 2, -1 और -2 में, 2 में, -1 में और -2 में 3 से भाग दे दिया है। तो ये डीसीज मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। और अगर 3 से भाग नहीं देते, केवल इतना लिखते हैं, तो दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, और इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष की अगर दिक् कोसाइन की बात करें, तो एक्स अक्ष खुद के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि cos 0 हो गया। वाई अक्ष के साथ में 90 डिग्री का, cos 90 हो गया। जेड एक्स के साथ में 90 डिग्री का, यानी कि cos 90 हो गया। तो केवल एक्स अक्ष का अगर हम देखें तो दिक् कोसाइन इसके मिलेंगे, cos 0 के लिए 1, cos 90 का 0 और cos 90 का 0। तो ये दिक् कोसाइन हमें एक्स अक्ष के मिलेंगे। वाई अक्ष के लिए हमें मिल जाएंगे 0, 1, 0। ठीक है, और जेड एक्स के लिए मिल जाएंगे 0, 0, 1। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन कोसाइंस एक्सिस के मिल जाते हैं, सारे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड एक्सिस के। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1 लाइन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता सिंपल है, लेकिन अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो फिर उसको नहीं बता पाओगे। इसलिए ये एक लाइन, मतलब एक नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी समरेख हैं। तो अभी तक हम समरेख जब प्रूव कर रहे थे तो वहां पर क्या करते थे कि ए से बी तक की दूरी निकाल ली, बी से सी तक की दूरी निकाल ली, फिर ए बी प्लस बी सी बराबर दिखा दिया कि वो ए सी है। अगर ऐसा हो जाता तो समरेख हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस या डीसीज या डायरेक्शन रेशियोज पढ़ चुके हैं, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अब और थोड़ा आसानी से बता पाएंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, या दोनों कोलिनियर लाइंस हैं, मतलब इस टाइप से हैं कि ए बी और बी सी, या फिर यहाँ पर ए बी होता और सी डी यहाँ पर होता कुछ। तो ए बी सी डी अगर पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस भी बराबर होंगे, ठीक है। ए बी और सी डी दो संख्याएं अगर मान लो कोई भी मतलब दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उनकी दोनों की डायरेक्शन कोसाइंस भी बराबर होंगी, ठीक है। या डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हो कि वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमें ये दिखाना है कि ए बी और सी समरेख हैं, तो हम ये दिखा दें कि ए बी लाइन और बी सी लाइन, ठीक है, ए बी या बी सी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी और ए सी, ये भी कह सकते हो, ए बी और ए सी लाइन के अनुपात समान है, ठीक है। तो ए बी यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी में से ए को माइनस कर दो तो 1 - 2 -1 आ जाएगा। -2 में से 3 कम कर दोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और 3 में से 4 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ए सी अगर निकाल रहे हो, या इन्होंने बी सी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बी सी निकाला हुआ है, तो बी और सी को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात 3, 4, 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -1, -5 और 7, ए बी के दिक् अनुपात हमें मिल गया -1, -5 और 7, और बी सी के दिक् अनुपात यहाँ पर मिल जाएंगे, 3 में से 1 कम हो गया तो 3 - 1, 8 में से -2 कम होगा, लेकिन माइनस मतलब 8 माइनस -2 करने से वो प्लस हो जाएगा,
10 हो जाएगा। और -11 में से 3 कम होगा तो -11 -3। तो इस तरीके से इसको जब हल करोगे तो ये आएगा 2, 10 और -14। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि दिक अनुपात बराबर दिखाना होता है। दिक अनुपात बराबर दिखाने का मतलब क्या होता है कि ए बी के लिए हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं -1, -5 और 7, और बी सी के लिए हैं 2, 10 और -14। तो होगा क्या कि यहाँ से कोई नंबर एक, मतलब इसका पहला नंबर है, इसका दूसरा पहला नंबर हम अनुपात में देखेंगे तो कितना आ रहा है, वो 1/2 आ रहा है। -5/10 करेंगे जब, तो वो भी 1/2 आएगा माइनस का। फिर 7 बटा -14 करेंगे अगर, तो वो भी माइनस का 1/2 आ रहा है। तो हम जब इसमें रेशियो निकाल रहे होंगे तो ये पहला टर्म का पहले के साथ में रेशियो, दूसरे का दूसरे के साथ में रेशियो, तीसरे का तीसरे के साथ में रेशियो अगर निकालेंगे और तीनों बराबर आ जाएंगे, जब तीनों बराबर आते हैं तो ही हम कहेंगे कि वो समरेख हैं। तीनों बराबर नहीं आते हैं तो हम नहीं कह पाएंगे कि वो समरेख पॉइंट है। ठीक है। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि समरेख है या नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 11.1 में, जो कि बहुत इजी है। इसमें कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई जेड एक्स अक्ष के साथ में 90, 135 और 45 के कोण बनाती है तो इसकी दिक कोसाइन हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। cos 90, cos 135 यहाँ पे बनेगा, cos 45, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है। बस इनके वैल्यूज रख दो, आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांशों के साथ में समान कोण बनाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा ये दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। पर तीनों समान है तो 3 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3, cos अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अल्फा का जो मान होगा cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो समान कोण अगर बात करें तो कोण तो ये आ जाएंगे, और अगर दिक कोसाइंस की बात करें तो ये मिल जाएंगी। दिक कोसाइन हमें यहाँ पे ज्ञात करना था तो 1/√3, 1/√3, 1/√3, एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा होगा -1/√3, -1/√3 माइनस का 1/√3। तो इस तरीके से दो आंसर इसके आएंगे सेकंड क्वेश्चन में। तीनों या तो माइनस में होंगे या फिर तीनों प्लस में इसमें लिए जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है तीसरा, यदि एक रेखा के दिक अनुपात -18, 12 और -4 है तो इसकी दो दिक कोसाइन ज्ञात करना है। बहुत इजी है ना। तो इसमें बस इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड का मतलब 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो और उससे भाग दे दो, तो बस दिक कोसाइन हमें मिल जाएंगे। और चौथा सवाल क्या कह रहा है कि ये कह रहा है दर्शाइए बिंदु ये तीनों समरेख हैं। तो जो अभी मैंने बताया था वही काम करना है, तो मैं इसमें भी इसमें फोर्थ नंबर के सवाल के लिए ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। तो ए बी की वैल्यू, ए बी वेक्टर की वैल्यू आएगी बी में से ए को माइनस करके, मतलब -1 -2, यानी कि -3 आ जाएगा। तुम लोग भी अपने आप से कैलकुलेट करते रहा करो। ठीक है। -2 -3 -5 आ जाएगा, और
1 में से 4 कम होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी वेक्टर हो गया। फिर इसी तरीके से अगर हम बी सी वेक्टर निकालते हैं तो 5 में से एक माइनस माइनस एक माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 8 में से -2 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और 7 में से एक कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये ए बी और बी सी हमें मिल गया है, ठीक है। तो अगर हम ए बी अनुपात बी सी निकालेंगे, मतलब -3/6 देखेंगे तो 1/2 मिलेगा। माइनस का 5/10 सेकेंड नंबर का अगर हम देखें तो वो भी 1/2 मिल रहा है माइनस का। और -3/6 करते हैं तो भी हमें माइनस का 1/2 ही मिल रहा है, ठीक है। तीनों वैल्यूज बराबर है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट समरेख हो गए। बस इतना ही दिखाना था, इसमें बहुत इजी होता है। फिर इसके बाद कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये दिए हुए हैं, यानी कि ए बी और सी। तो तुम्हें निकालना है इसमें ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, तीनों वेक्टर्स निकाल करके फिर उनकी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेने हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, बस और कुछ नहीं। जैसे इसमें ए बी और बी सी निकालना था केवल, इसमें ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा, सी ए भी निकालना पड़ेगा, फिर उनके परिमाण भी निकालने पड़ेंगे और फिर उन परिमाणों से भाग भी देना पड़ेगा, तब जा करके तुम्हें डायरेक्शन कोसाइंस या दिक् कोसाइंस प्राप्त होंगी, ठीक है। इसके बाद इसमें ये तो हो गया वो, मतलब इजी प्रश्नावली थी इसमें 11.1 में, चार पांच पांच क्वेश्चंस थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ये तो एक तरीके से मान लो कि अभी तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए, मतलब हमें बेसिक अब समझ में आ गया कि हाँ इस तरीके से काम करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में त्रिविमीय क्षेत्र में जो रेखा का समीकरण बनेगा वो क्या होता है। हालांकि हम 2 डायमेंशन वाला पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। हमें अब त्रिविमीय क्षेत्र के लिए बात करनी है। तो रेखा का समीकरण हम तब पता कर सकते हैं यदि एक बिंदु दिया हो और दिशा निर्धारित की जा सके उसकी, या फिर 2 बिंदु दिए हो, ठीक है। एक बिंदु हो, एक बिंदु पता हो और दिशा पता हो, या फिर 2 बिंदु दिए हो। तो दोनों ही केस में हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। एक बिंदु और एक दिशा हो या फिर 2 बिंदु हमें दिए हो तो हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पर्पज से, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमेशा ज्यादातर बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस, वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और कोई भी पेपर उठा के देखना, 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इस चैप्टर से, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ लो तो समझ लो तुम्हारे 10 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। तो इसमें सदिश के रूप में कार्तीय सदिश रूप में और कार्तीय रूप में, यानी 2 तरीके से हम रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण, इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है कि बिंदु प्लस दिशा, हमें बिंदु पता होगा और एक दिशा पता होगी, ठीक है। तो बिंदु में हमें पता है कोई पॉइंट है x1, y1, z1, और दिशा में नॉर्मली l, m, n, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना वो दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है, x1, y1, z1,
और पी बिंदु इस पर चलेगा। ठीक है, तो जो पॉइंट चलता है उसके हम निर्देशांक हमेशा एक्स वाई जेड में मान लेते हैं। और इस डायरेक्शन का जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो एल एम एन दिया हुआ है। ठीक है, एल एम एन कह सकते हो या एबीसी के रूप में भी मिल जाएगा। दिक् अनुपात भी प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पे, या डायरेक्शन कोसाइंस प्रयोग की जा सकती हैं। तो हमें पता है कि डी डीसीज ऑफ एपी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो एल एम एन के बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सेम दिशा में है एपी लाइन। बट एपी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हो, इसको हम डायरेक्शन रेशियो कर लें तो बेटर रहेगा। डी आर ऑफ एपी, तो एपी लाइन की डायरेक्शन रेशियो जो है वो एल एम एन के बराबर रहेंगे। तो एपी की वैल्यू यहां से आ जाएगी x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो है और डायरेक्शन कोसाइन है, तो हम इसमें एक लेमडा का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, एल एम एन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में रेशियो कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/2 अनुपात ऊपर निकल के आ रहा था, 2/4 कुछ भी हो सकता है, 2/5, तो वो लेमडा से मैनेज हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि पहला टर्म लेमडा एल के बराबर कर देंगे, तो x माइनस एक्स वन बराबर लेमडा एल आ जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर लेमडा एम आ जाएगा, z माइनस जेड वन बराबर लेमडा एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस एक्स वन अपॉन एल बराबर लेमडा हो गया, y माइनस वाई वन अपॉन एम बराबर लेमडा हो गया, z माइनस जेड वन बराबर बट्टा एन बराबर लेमडा आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू सेम हो गई। तो फाइनली हमें जो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास x माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम और z माइनस जेड वन बाई एन। तो ये हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है जो कि इस तरीके से हमें मिलेगा लेमडा को विलोपित करने का। तो आसान सा फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम, जेड माइनस जेड वन बाई एन। अब इस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका बिंदु कह रहा है कि 5 2 -4 से जाने वाली तथा 3i 2j और -8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो सदिश लिखा हुआ है, सदिश समीकरण तो बहुत इजी होता है। उसमें जैसे ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो उसको हम लिख देते हैं आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। बस इतना लिखते ही हमें आंसर मिल जाएगा। ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इतना ए हो गया प्लस लेमडा और इतना ये बी हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम कार्तीय समीकरण लिखते हैं तो इसी को इस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास x1 y1 z1 हो जाएगा और ये एल एम एन के रूप में हम इनको प्रयोग करेंगे, 3 2 और -8। तो समीकरण बनेगा x माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम, जेड माइनस जेड वन बाई एन। तो यहाँ से x माइनस एक्स वन की वैल्यू 5 बटा एल की वैल्यू 3, y माइनस वाई वन मतलब 2 अपॉन यहाँ से 2 आएगा और z माइनस जेड वन ये वाला नंबर रहेगा -4, दैट इज +4 हो जाएगा अपॉन माइनस का 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है पूरा एक्सप्रेशन आ जाता है और यही तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको देखो और ये जो हमारा हमने जो सॉल्व किया है सेम चीज लिखी हुई है। तो अब इसके बाद आज ये वाले क्वेश्चन तुम लोगों को जो है सॉल्व करने हैं, 2 पॉइंट से होकर जाने वाले। थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेना, देख लेना एक बार, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो बात करेंगे 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, उन
दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ तुम लोगों को, और अगर किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो एक बार पूछ लो। ठीक है।